और आप देखिएगा, मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, अभी 5-6 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हारेगी और भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। नमस्कार, भारत एक खोज के आज के संग में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज के पूर्व प्रेसिडेंट देवेश तिवारी जी, जो वर्तमान में अभी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के प्रवक्ता भी हैं। देवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये मौका दिया, ये मंच दिया। देवेश जी, एक बहुत छोटा सा सवाल। अधिकांश लोगों का कहना है कि जो लोग राजनीति में सफल नहीं हो पाए हैं और वो छात्र संघ की कभी राजनीति करते थे, अधिकांश लोगों को हम सुनते हैं, वो कहते हैं कि युवाओं का केवल राजनीति में शोषण होता है। एक समय तक युवाओं को राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद वो युवा कहीं और होते हैं और बहुत कम युवा हैं जो राजनीति में आगे बढ़ पाते हैं। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि राजनीति में युवाओं का वाकई शोषण होता है कि या युवा कुछ करने के लिए या कुछ कर भी पाते हैं? देखिए, राजनीति में जैसा आपने बोला युवाओं का शोषण होता है, मैं इस बात को नहीं मानता कि राजनीति में युवाओं का शोषण होता है। कोई भी युवा या कोई भी व्यक्ति अपना कैरियर, अपनी दिशा खुद तय करता है। ये उसकी अपनी विवेक पर निर्भर करता है कि वो कहाँ जाना चाहता है, क्या बनना चाहता है। तो जो लोग भी राजनीति में आते हैं, चाहे छात्र राजनीति से आए या डायरेक्ट राजनीति में आए, तो वो लोग पहले से अपना माइंड मेकअप करके आते हैं। और आप भारतीय राजनीति के इतिहास उठा के देखिए, अभी तो समय 2004 के बाद से डिफरेंट है। इससे पहले का उठा के देखिए, जितने भी हमारे देश में सक्सेसफुल राजनेता रहे हैं, वो किसी न किसी छात्र संघ से, मजदूर संघ से, यूनियन से, इस तरह से निकले हुए हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे कोई छात्र संघ से अगर राजनेता निकलता है तो उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाती है। वो जब अपना संघर्ष कर रहा होता है, तमाम चीज़ें वो देखता है। तो ये छात्र राजनीति एक ट्रेनिंग का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, कि आप जब मुख्य धारा की राजनीति में जाओगे तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे, पब्लिक के साथ डीलिंग कैसे करोगे, लोगों की समस्याओं को कैसे निवारण करोगे, और भी तमाम चीज़ें जो एक समाज सेवी के अंदर, एक राजनेता के अंदर आनी चाहिए, उसकी एक ट्रेनिंग है। और अब चूँकि समय जो है वो समय के साथ चीज़ें बदलती है, तो समय के साथ अब राजनीति बदल गई है। अब पहले वाली राजनीति नहीं रही, अब राजनीति बहुत महंगी हो चुकी है और राजनीति में सस्टेन करना, अपने आप को बनाए रखना, वो अपने आप में एक चैलेंज आ गया है। तो इसके कारण कई लोगों को सफलता मिलती है, कई लोगों को सफलता नहीं मिलती है। जो लोग इसमें टिके रहते हैं, जो सेवा भाव से या एक मिशन के साथ काम करते हैं, कोई लोग शौक़ के तौर पे आते हैं, आके अपना 1-2 साल देखे, कुछ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो निकल जाते हैं। लेकिन जिनका एक मिशन होता है, जिनका एक अपना सोच होता है कि हमें कुछ समाज के लिए करना है, अपने देश के लिए करना है, अपने राज्य के लिए करना है, जहाँ रहते हैं वहाँ के लिए करना, तो देर सवेर आज न कल वो चीज़ें उनको निश्चित तौर पर मिलती है। हम समाज में ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जो उनको चीज़ें मिलती हैं। अभी बीते समय लोकसभा चुनाव के दौरान युवाओं को लेकर बहुत मीम्स वीडियो बनाए गए, बहुत मीम बना उनके ऊपर कि युवा नेताजी फलाने विधायक के साथ में, फलाने मंत्री के साथ में। बहुत सारे मीम ऐसे बनाए गए जिनसे जो मेन स्ट्रीम की राजनीति में युवा आना चाहते थे, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए। तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या इसके पीछे का कारण केवल हास्यात्मक था, एक व्यंग्य के तौर पर था, या कहीं कोई षड्यंत्र या योजना थी कि जो आज युवा राजनीति की तरफ बढ़ रहा है या राजनीति में भागीदारी और हिस्सेदारी की बात करता है, आंदोलनों में पार्टिसिपेट करता है, मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, मूवमेंट्स चला रहा है, उनको रोकने का ये कोई षड्यंत्र किसी का रहा? क्या आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब क्या है कि आज के इस वर्तमान युग में बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो राजनीति पे भी हावी हैं। तो जैसा मैं आपको पहले भी बताया कि अब परिदृश्य चेंज हो गया है, अब सारे सिस्टम जो है वो चेंज हो चुकी है। तो आप किसी भी प्रोफेशन को आप चूज कीजिए, जैसे आप टीवी जर्नलिस्ट हैं तो आप सबसे पहले पढ़ते हैं, जर्नलिज्म का कोर्स करेंगे, उसके बाद 6 साल, 10 साल, 15 साल प्रैक्टिस करने के बाद जाके आपकी एक नेशनल आइडेंटिटी बनती है। किसी भी फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, पहले व्यक्ति उसकी जानकारी लेता है, फिर उसमें अभ्यास करता है,
उस चीज़ों को समझता है, तब जाके धीरे 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 समय के साथ काम करने के साथ वो परिपक्व होता है। तो वही स्थिति है देश की राजनीति में आज के समय में। ये बहुत ही आवश्यक है कि युवा आगे आए, पढ़े लिखे लोग आगे आए, क्योंकि राजनीति ही इस देश की दिशा को तय करती है। आज पार्लियामेंट चल रहा है, तो पार्लियामेंट में बैठे हुए सांसद ही नियम बनाएंगे कि हमारा देश कैसे चलेगा, और उस नियम से, उस कानून से सब प्रभावित होंगे। ऐसा नहीं है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में वही प्रभावित होंगे, जो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, अन्य काम कर रहे हैं, वो भी प्रभावित, क्योंकि देश में रह रहे हैं। तो देश में अब जब रहे हैं तो कानून के हिसाब से रहना पड़ेगा। वो कानून बनाता कौन है? कानून बनाता सांसद है, पार्लियामेंट बनाती है, स्टेट में स्टेट असेंबली में विधायक बनाते हैं। तो जब राजनीति में डायरेक्ट रूप से पढ़े लिखे यूथ या लोग, वैसे लोग जो नहीं आएंगे, जो कि एक बदलाव चाहते हैं और जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो फिर वैसे लोग आ जाएंगे जिनको समाज से कोई मतलब नहीं है, जिनको देश से कोई मतलब नहीं है। तो युवाओं का राजनीति में आना एक अच्छी बात है, और मैं इसको सब, क्योंकि मैं खुद भी युवा हूँ और मैं इसको सपोर्ट भी करता हूँ जहाँ तक होती है। लेकिन कुछ लोग, जैसा आपने बोला कि कई लोग इसका मजाक बनाते हैं, मैं भी देख रहा हूँ पिछले कई सालों से, जब से अब सब रील्स का ज़माना है, तो लोग क्या है कि कई बार जो है यूथ वो अट्रैक्ट भी हो जाती है। आप दूसरी पहलू को भी देखें, कई बार यूथ क्या है कि अट्रैक्ट भी हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स है, लाइमलाइट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चकाचौंध है। तो जो जिनका विज़न नहीं है, जिनकी सोच नहीं है, जिनका अपना फिक्स नहीं है कि उनको क्या करना है, वैसे उस कंडीशन में कई बार जो यूथ है वो अट्रैक्ट हो जाती है, और अट्रैक्ट होकर पॉलिटिक्स में आ जाती है। जबकि चीज़ों को उनको समझना होगा कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं। आप किसी भी विषय में, किसी भी कैरियर आप चुनते हैं अपने जीवन के अंदर, तो आप सोच समझ कर निर्णय करते हैं। तो मैं यही बात सभी युवाओं को, सभी यूथ को कहना चाहता हूँ कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहते हैं, पहले आप इस चीज़ को तय कर लें और सोच समझ के कोई भी फैसला लें। क्योंकि लाइमलाइट है, चकाचौंध है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा आकर्षित होकर आ जाते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद वो जब वापस जाते हैं, समाज में चले जाते हैं, तो लोग उसी चीज़ का आज मजाक उड़ा रहे हैं, जो चीज़ आपने बोली। देवेश तिवारी का क्या लक्ष्य है? किन मुद्दों पर देवेश तिवारी यूथ को लेकर काम कर रहे हैं? युवाओं के लिए क्या ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके हित में हो? देखिए, आज के जो समय है, आज के समय के अनुसार आप देखें तो समय कालखंड के अनुसार चीज़ें और जो मांग है वो बदलती रहती है। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, सबसे पहले भारत, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विज़न दिया है कि भारत जब आज़ादी के 100 वर्ष मना रहा हो, जब हम 2047 में पहुँचेंगे, तो भारत विकसित भारत होनी चाहिए। भारत एक विश्व गुरु जो पहले था, फिर से स्थापित हो जाए। उस क्षेत्र में इस देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनके, और जिस तरह से आज की मांग है, क्योंकि जब तक युवा, जो देश का भविष्य, वो सशक्त नहीं होगा, वो मजबूत नहीं होगा, वो आत्मनिर्भर नहीं होगा, तो इस देश की प्रगति नहीं हो सकती है। हम लोग जब समाज में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, यूथ से मिलते हैं, तो आज सबसे बड़ी जो चैलेंज है यूथ के सामने, वो नौकरी का चैलेंज है, एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज है। क्योंकि ये भी एक सत्य है, ये भी एक पहलू है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो एक लिमिटेड है, हर कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं आ सकता। लेकिन जिस तरह से सरकार, पिछले 10 साल की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जिस तरह से वर्तमान मोदी जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने युवाओं को केंद्रित रख के बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट की है। स्टार्टअप्स योजना है। आज एमएसएमई के अंदर 25 से 50 लाख रुपए तक विदाउट इंटरेस्ट लोन मिल रहा है, अगर आप कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहें तो। उसी प्रकार से आप देखें कि आज स्टार्टअप्स को कितना बढ़ावा, जिस स्टार्टअप्स का नाम 2014 से पहले लोग नहीं सुने थे, आज स्टार्टअप तो गवर्नमेंट ने इतना प्रोजेक्ट किया है युवाओं को लेकर, हर डिफरेंट स्टेट्स में भी और सेंट्रल लेवल पे भी, हर फील्ड में चल रही है। चाहे आप स्पोर्ट्स में चले जाए, चाहे आप टेक्नोलॉजी में चले जाए, चाहे आप आर्ट एंड कल्चर में चले जाए, हर फील्ड में गवर्नमेंट का प्रयास है, सरकार का ये प्रयास है कि युवाओं को सशक्त बनाया जाए
और युवाओं को काबिल बनाया जाए ताकि वो देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। तो हम लोग भी जब लोगों के बीच में जाते हैं, युवाओं के बीच में जाते हैं, तो उन्हें बताते हैं कि आपकी जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, आपका जो स्पेशलाइजेशन है, आपका जो हुनर है, आप उस ओर काम कीजिए और आप जॉब करने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। आज का जो युग है वो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है आने वाले समय में, तब जाके हमारा देश जो हम प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है विकसित भारत का, वो तभी पूरा होगा जब इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने पूरे विश्व के अंदर। तो युवाओं से मेरी यही अपील रहती है कि आप अपना जो हुनर है, हर व्यक्ति के अंदर अपना कुछ न कुछ हुनर होता है, उसे लेकर आप आगे बढ़ो। और सरकार पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, सरकार युवाओं के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम लोग चर्चा करते हैं और जिनको ज़रूरत होती है उन्हें हम बताते भी हैं। आपको गवर्नमेंट हर प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट कर रही है। आप अपना सशक्त बनिए और आप रोज़गार, जो आज के समय की डिमांड है, वो रोज़गार समाज में उपलब्ध कराइए। जैसे अभी आपने कहा संसद में नए कानून बनते हैं, सांसद नए कानूनों को बनाते हैं, वो कानून देश में लागू होते हैं और फिर देश चलता है, देश की पॉलिसीज़ बनती हैं, देश की नीतियाँ बनती हैं। अभी बीते कुछ दिन पहले, शायद ये 2 दिन पहले की बात है, जब राहुल गांधी जी ने हिंदुत्व को लेकर, हिंदुओं को लेकर एक टिप्पणी की संसद के अंदर, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी हिंदुओं को लेकर टिप्पणी की, इस बात की चर्चा मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी का ये कोई आज ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने पहली बार ये बोला है हिंदुत्व को लेकर, हिंदुओं को लेकर। राहुल गांधी जी समय समय पे हिंदुओं के ऊपर ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जिससे पूरा हिंदू समाज दुखी होता है, उनको पीड़ा पहुंचती है। पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन का भाषण आप सुनेंगे विक्रम जी, तो आप ताजुब हो जाएंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक संवैधानिक पद है, उस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है कि हिंदू हिंसक हैं, हिंदू समाज में नफरत फैलाते हैं, हिंदू समाज में लड़ाई लगवाते हैं। एक लीडर ऑफ अपोजिशन पद पे बैठा हुआ व्यक्ति। तो राहुल गांधी की शुरू से मानसिकता रही है, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने बोला था कि हिंदू मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। समय समय पे आप देखिए किस तरह से ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। और ये राहुल गांधी नहीं, पूरी कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ आप पूरा विपक्ष जो इस समय INDIA अलायंस है, आप देखिए तो ये लोग समय समय पे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते आते हैं और हिंदुओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्हें एक, आप कह लीजिए, मैं तो नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि विवाद में नहीं पड़ना है, एक विशेष समुदाय के वोट को पाने के लिए ये बार बार अब इनके मन में जो हिंदुओं के प्रति नफरत है, जो हिंदुओं के प्रति ये इतनी घृणा रखते हैं, वो बार बार सामने आ जाता है। आप विपक्ष के तमाम नेता ले लीजिए, लालू यादव हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, ममता बनर्जी हो गई, अब सब देख लिए, सब वही हैं। समय समय पे इनकी वक्तव्य पब्लिक के सामने आ जाती है। तो राहुल गांधी ने कल बोला, ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए क्योंकि वो समय समय पे बोलते रहते हैं, और चूँकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और संवैधानिक पद पे बैठे हैं और पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं, इसलिए मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, अभी तो चूँकि निवेदन कर रहा हूँ कि उनको समझ में आ जाए, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, नहीं तो ये आप देखेंगे सड़क पर इसका आंदोलन होगा। लोग को जो जितने भी हमारे हिंदुओं हैं, सबके मन में एक बात है कि आपको जो अभी राहुल गांधी को 99 सीट्स मिली हैं कांग्रेस को, आप उठा के देखिए जहाँ जहाँ उनको सीट्स मिली है वहाँ वहाँ हिंदुओं ने भी तो उनको वोट दिया है ना। ऐसा तो नहीं कि विदाउट हिंदुओं के वोट के बिना वो उनके MP जीते, लेकिन वो हिंदुओं के प्रति बार बार जो घृणा करते हैं और गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं एक हिंदू होने के नाते मैं राहुल गांधी जी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप पार्लियामेंट के अंदर माफ़ी मांगें जहाँ आपने बोला है, और सार्वजनिक रूप से भी आप माफ़ी मांगें। आपने जो बोला है उससे पूरे समाज को ठेस पहुँचा है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। अगर हम बात दिल्ली की करते हैं, क्योंकि आप अभी दिल्ली में प्रवक्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का काम देख रहे हैं, दिल्ली की राजनीति को लेकर अगर हम बात करते हैं, 98 के बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं लौटी। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग
दिल्ली के लोगों के दिल में अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि बात 2014 की करते हैं, 19 की करते हैं और 24 की करते हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिल्ली के वोटर्स का वोट जाता है। विधानसभा में एकाएक ऐसा क्या होता है कि वो वोट स्विंग कर जाता है कहीं और? देखिए, दिल्ली को जब आप समझिएगा, चूँकि आप भी दिल्ली में रहते हैं, तो 15 साल यहाँ स्वर्गीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही। उसके बाद 2014 में, जो 2014 से पहले आप जाएंगे तो जो 13 सरकार बनी थी कुछ समय के लिए अरविंद केजरीवाल जी के, एक आंदोलन के जरिए जिस तरह से पब्लिक को जोड़ा गया और जो आंदोलन कर रहे थे, जो आंदोलन के नायक थे, उनको किनारे लगा के हमारे आदरणीय अन्ना हजारे जी को, और एक दिल्ली की जनता के मन में एक आस जगाया गया कि हम एक बेहतर राजनीतिक विकल्प देंगे दिल्ली को। दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास किया, दिल्ली की जनता ने उनको सत्ता में बिठाया। एक बार नहीं बिठाया, 3 बार सत्ता में बिठाया। आप चीज़ों को समझिए, ये अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से दिल्ली की पब्लिक को आप उसे बोलिए कि लुभान्वित वादे किए, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री, दिल्ली के लोगों ने उन पर भरोसा किया। अब भरोसा करके उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति आप देखिए, आज की वर्तमान परिस्थिति के अंदर अभी आज से 4 दिन पहले दिल्ली में जल संकट के लिए हाहाकार मचा हुआ था कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। 2 दिन की बारिश होती है, 2 दिन के बारिश के बाद दिल्ली का जो दृश्य है वो चेंज हो जाता है। अब जल भराव के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पिछला जो मानसून था, पिछले साल का मानसून था, हमने देखा था किस तरह से दिल्ली में बाढ़ की स्थिति आ गई थी, और अभी हम 4 दिन पहले देखें किस तरह से दिल्ली में जल संकट आ गया। हाँ, क्योंकि दिल्ली में पीने के पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या और निकासी की समस्या है, जल निकास जी का। ये अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 से जेल में हैं और जेल से सरकार चला रहे हैं। ना तो एक बैठक करते हैं, ना तो एक कैबिनेट की मीटिंग होती है, ना तो रिव्यू मीटिंग होती है। दिल्ली की जनता आज त्रस्त हो गई है, ना तो ये कुछ प्लानिंग करते हैं। जब जल संकट तो ऐसा नहीं है कि नया है, जल संकट दिल्ली में, दिल्ली के पास अपना पानी का स्रोत नहीं है। ये तो आज तो नहीं हो गया नया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार आई तो नया हो गया, ये तो पहले से सिस्टम चला आ रहा है ना। आपने उसके लिए क्या काम किए हैं? कोई भी काम नहीं किया। आपने उसके लिए मीटिंग्स बुलाई, उसके लिए तैयारियाँ की? नहीं की। दिल्ली में नालों की सफाई होगी, ड्रेनेज है, रोड है, उसकी व्यवस्था जब रिव्यू करनी चाहिए कि क्या व्यवस्था है, कैसे सफाई होगी, मानसून आ रहा है, पानी की निकासी कैसे होगी, उसके लिए तैयारी, प्रॉपर प्लानिंग होता है, टाउन प्लानिंग होता है। वो कुछ नहीं करते। इनके मंत्री सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करते हैं, झूठ मूठ का अनशन करते हैं। आप बताइए, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के पास है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के हैं अरविंद केजरीवाल जी, विधायक अरविंद केजरीवाल के, मंत्री अरविंद केजरीवाल, सब सिस्टम अरविंद केजरीवाल का। और धरना किसके विरुद्ध आप कर रहे हो? केंद्र सरकार के विरुद्ध धरना कर रहे हो। किस बात का? दिल्ली सरकार आज हर पैमाने पर फेल हो चुकी है। आप दिल्ली में चले जाइए, किसी भी जगह पे चले जाइए, आप 1 घंटा अगर आप दिल्ली की सड़कों पे चलेंगे तो आप देखिएगा आपको 5 से 6 डीटीसी की बसेस ख़राब नज़र आएंगी। कोई रोड पर कहीं ख़राब हो गया, कोई कहीं ख़राब हो गया, क्योंकि पिछले 10 साल हो गए दिल्ली में एक भी नया बस नहीं खरीदा अरविंद केजरीवाल ने। आज डीटीसी लॉस में है, दिल्ली जल बोर्ड लॉस में है। आप इनके तमाम जो सिस्टम है बिल्कुल फेल हो चुके हैं। एजुकेशन मॉडल इनका फ्लॉप हो चुका है। इन्होंने एक भी नया एजुकेशन के नाम पर तो ये एक भी नया हॉस्पिटल इन्होंने नहीं बनाया। कंपेयर करते हैं कि विदेश में जिस तरीके से शिक्षा मॉडल है, बाहर के लोग आकर दिल्ली के शिक्षा मॉडल को देखकर कॉपी कर रहे हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल के विधायकों का दावा है। दिल्ली की शिक्षा मॉडल को यही दिक्कत है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ आई थी, जो विजिट हुआ था, आप उसको निकाल के देखिए इंटरनेट पे, वो MCD की स्कूल में गई थी। यही लाजपत नगर का स्कूल है जहाँ हम बैठे हैं, उससे 5 किलोमीटर दूर। वो MCD की स्कूल में गई थी। और आपको बता दूं, दिल्ली में जो एजुकेशन का व्यवस्था है, क्लास 1 to 5 जो है वो MCD क्या है पास है, और 6 to 12 दिल्ली सरकार के पास है।
और उस समय एमसीडी था, बीजेपी की सरकार थी एमसीडी के अंदर। तो अब बाहर से जो लोग आते हैं उनको पूरा सिस्टम पता नहीं है, ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रचार में अपना पैसा खर्च करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और झूठ मूठ का इन्होंने 5 स्कूल, पुराने स्कूल को पूरा पेंटिंग करा के नया तरह से रंग रोगन करके दिखा दिया कि ये स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हो गया। दिल्ली की जनता पूछ रही है आपने कितने नए स्कूल बना दिए, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से तो स्कूल की आवश्यकता भी बढ़ेगी। दिल्ली में आज 90% स्कूलों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, नए टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। जब टीचर, स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो नए टीचर भी तो आने चाहिए, बहाली होने चाहिए। टीचर हर साल रिटायर भी कर रहे हैं, नए टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। तो इन्होंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है, पूर्वांचल मोर्चा है, वो क्यों प्रोटेस्ट नहीं करता? हम क्यों लोग समय समय पे हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, समय समय पे हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। जो इन्होंने बोला था कि हम 28 नए कॉलेज बनाएंगे, एक भी कॉलेज नहीं बनाया, एक भी नया यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, एक भी नया आप देख लीजिए, न इन्होंने रोड बनाया, न इन्होंने कोई ब्रिजेस बनाए। सारे के सारे काम पुराने सरकार, जो शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उनके द्वारा शुरू किए गए थे, वही काम सिर्फ दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। क्योंकि इनके पास न विज़न है, न इनके पास आइडिया है। ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाते हैं। आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है। आप ये समझिए दिल्ली वासियों के लिए कितनी शर्मिंदा, कितनी मतलब आप जब बाहर जाते हैं तो उनको कितनी शर्म के साथ अपना सर झुकाना पड़ता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री पिछले 4 महीने से जेल में है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये वही अरविंद केजरीवाल जो कहा करते थे कि अगर मेरे किसी विधायक के ऊपर आरोप लग जाएगा भ्रष्टाचार का, या किसी मंत्री के ऊपर लग जाएगा, किसी पार्टी के सदस्य के ऊपर, मैं तुरंत उसका इस्तीफा दिलवा दूंगा। इन्होंने सत्येंद्र जैन का इस्तीफा दिलवा दिया, मनीष सिसोदिया का इस्तीफा दिलवा दिया, लेकिन जब अपनी बारी आई तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है, जेल से तो सरकार चल नहीं सकती। उसका ये नतीजा है कि आज दिल्ली में पूरी की पूरी जो सरकारी व्यवस्था है वो कोलैप्स कर चुकी है। क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है, ना वहाँ मीटिंग हो सकती है, ना कैबिनेट बैठ सकता है, ना कोई निर्णय ले सकते हैं, तो क्या सरकार चलेगी कैसे? दिल्ली में जो शिक्षा मॉडल की बात, जैसे आपने भी बताया कि कोई नया स्कूल नहीं बना, स्कूल बनाने का दावा जरूर किया गया था मगर स्कूल नहीं बने, केवल रंग रोगन का काम हुआ, कमरे बनाकर उसको अभी इसमें एक और घोटाला सामने आने वाला है। इसकी सीबीआई जांच चल रही है। मैं आपको बता दूं, एक एक कमरा, इन्होंने नए स्कूल नहीं बनाए, पुराने स्कूल के अंदर कुछ कमरे बनाए हैं, और वो भी कमरा आप जान के आपको हैरानी होगी कि एक एक कमरा 35 लाख का बनाया है। एक एक कमरा 8x10 का जो कमरा बनता है, नॉर्मल क्लासरूम बनता है, वो एक एक कमरा इन्होंने 35 लाख के बनाया है। उसकी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। आप देखिए, अभी तो शराब घोटाले में बंद है, इसके बाद एक नया घोटाला आएगा। जी, अभी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बहुत चर्चा हुई, बड़ा विवाद का विषय भी रहा कि अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रही है, और उसको लेकर दुष्प्रचार मोहल्ला क्लिनिक। मैं आपको मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल समझा देता हूँ। आज आप पूरे दिल्ली घूम लीजिए, और इसका कई न्यूज़ चैनल्स ने भी लाइव रिपोर्टिंग किया है। आपको मात्र 10-15% मोहल्ला क्लिनिक जो चालू हालत में मिलेंगे। अभी एक सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है, एलजी साहब ने उसकी इंक्वायरी कराई तो पता चला, जो ये टेस्ट रिपोर्ट करते हैं, एक एक फ़ोन नंबर से हज़ारों रिपोर्ट है, ठीक है, फ़ोन नंबर भी फर्जी है, और पैसा निकाल लिया गया। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा दिया प्राइवेट लैब के साथ कि आप रिपोर्ट का इतना पैसा आपको हम पे करेंगे। मरीज़ आ ही नहीं रहा है, मरीज़ का उसमें कोई ब्यौरा नहीं है कि किसका इलाज हो रहा है, और केवल एक ही मोबाइल नंबर से हज़ारों जांच हो गए, ठीक है। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा था। मोहल्ला क्लिनिक जिसके घर में होगा, अपने कार्यकर्ताओं के घर में इन्होंने रखा, उसको रेंट दिल्ली सरकार दे रही है, 2 लाख 2.5 लाख रुपये जगह के अनुसार से इसका रेंट है, ठीक है। उसमें न तो कोई डॉक्टर बैठ रहा है आज के समय में, न तो उसमें प्रॉपर जांच होती है, जांच के नाम में भी फर्जीवाड़ा हो गया। तो मोहल्ला क्लिनिक ये सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को रोज़गार देने के लिए इन्होंने बनाया था। और मोहल्ला क्लिनिक आप देख लीजिए, इसी कारण शायद सक्सेस नहीं है।
दिल्ली में आज मात्र कुछ गिने चुने जगहों पे मोहल्ला क्लिनिक चल रही है। इसमें भी इन्होंने एक सबसे बड़ा स्कैम किया हेल्थ में भी। आप याद कीजिए जब कोरोना का समय आया था तो दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स कर गई थी, जो कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था को अपने इंटरनेशनल बताता था। अगर दिल्ली में एम्स नहीं होते, सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं होते, आरएमएल नहीं होते, सेंट्रल गवर्नमेंट के ये हॉस्पिटल्स नहीं होते, 5-6 हॉस्पिटल जो लेडी हार्डिंग जो केंद्र सरकार की हैं, उसके अलावा दिल्ली में केंद्र सरकार ने तत्कालिक आपातकाल में व्यवस्था कराई, आर्मी के हॉस्पिटल्स में व्यवस्था कराई। अगर केंद्र सरकार नहीं रहता तो दिल्ली में लाखों लोगों की जान जा सकती थी। मैं तो प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को देखा हूँ। हम लोग कोरोना में काम कर रहे थे, सड़कों पर थे। दिल्ली सरकार की जो अस्पतालें हैं उसमें समझिए कि पूरी तरह से स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। सबके सामने मीडिया में है, पब्लिक में है। तो अरविंद केजरीवाल कहते कुछ है, करते कुछ है। सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन देते हैं, विज्ञापन में टीवी पे, अखबार में इनका चेहरा आता है। यही आरोप हमेशा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर लगाती रही है कि नरेंद्र मोदी जी केवल अपना विज्ञापन करते हैं, अपना चेहरा लगाते हैं। नहीं, ये राजनीति में प्रतिद्वंदिता हमेशा चलती रहेगी। आप देखिए, आप शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री रही, तो दिल्ली सरकार का एक बजट होता है सूचना प्रसारण विभाग का, तो 40 करोड़ 45 करोड़ हर साल का बजट इस तरह से था। एक आरटीआई लगाया गया तो उसमें पता चलेगा, आप ऑनलाइन है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप उसको सर्च कर लीजिएगा। 40 करोड़ 45 करोड़ 50 करोड़ के आसपास लगभग था, हर साल का बजट था। 20 करोड़ से जब शीला दीक्षित जी का जब आखिरी साल था तो हाईएस्ट जो था वो 45 करोड़ रुपये था साल का। आज दिल्ली सरकार की जो ऐड का बजट है वो 500 करोड़ से ज़्यादा का है। किसी साल में 500 करोड़ होता है, किसी साल में 550 करोड़ होता है, किसी साल में 600 करोड़। अब बताइए 40 करोड़ से 500 करोड़ एक साल के अंदर, इतना बड़ा वो है। तो ये पब्लिक का पैसा है, ये हमारा पैसा है, ये आपका पैसा है, टैक्स का पैसा है। और इसको अरविंद केजरीवाल अपने चेहरे, वो भी झूठी राजनीति करने के, अपना चेहरा चमकाते हैं। हर जगह आप देखिएगा विज्ञापन अरविंद केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल का। आज दिल्ली की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। इसका मैं आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल को बेल मिला, किस शर्त पे मिला कि ये पार्टी के मुखिया हैं, इनको लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 20 दिन का बेल मिला। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वागत करता हूँ। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रचार किए, अरविंद केजरीवाल पंजाब में भी प्रचार किए। दिल्ली में इन्होंने बोला कि जेल का जवाब वोट से, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पार्टी और उसके जो अलायंस जो 7 सीटों पे लड़ी, कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, 7 की 7 सीटों पे बुरी तरह से हारे। तो पब्लिक ने तो बता दिया जेल का जवाब वोट से, पब्लिक ने वोट कर दिया। भाई आप जेल में ही ठीक हो, आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने दिल्ली की जनता के साथ दिल्ली की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, आपकी जगह जेल में है, आप जेल में रहो। और आप देखिएगा, मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, अभी 5-6 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हारेगी और भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पिछले सालों में जो सरकारें चलाई हैं और जिस तरह से घोटाला किया है और दिल्ली को बदनाम किया है विश्व पटल पर, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है तो यहाँ पे सारे देश की मीडिया का नज़र रहता है दिल्ली के ऊपर। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री जेल में वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहा है, नैतिकता कहाँ बची राजनीति में, आप ये बताइए। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और अब इनका समय जो हो धीरे धीरे कंप्लीट हो चुका है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आप पूर्वांचल मोर्चा के प्रवक्ता हैं। दिल्ली में बहुत पूर्वांचली लोग रहते हैं जो पूर्वांचल से आकर यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। छठ पूजा को लेकर वो लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जमुना की सफाई होगी, उनके कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उसके साथ साथ एक तरफ वो छठ पूजा के लिए जमुना की सफाई नहीं हो पाई, जो भी उसके कारण रहे, मगर अरविंद केजरीवाल इस बात में सक्सेस हो गए, इस बात में कामयाब रहे कि उन्होंने जगह जगह पर छठ पूजा आयोजन समितियां बनाकर उनको सरकार की तरफ से फंड
मुहैया कराकर जो छठ पूजा का कार्यक्रम था, जो छठ माता की पूजा का कार्यक्रम था, उसमें उन पूर्वांचल वासियों का दिल जीतने में कामयाब रहे। नहीं, इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो छठ का त्यौहार है लोक आस्था का महापर्व है। जो पूर्वांचल के लोग, यूपी के, बिहार के, झारखंड के लोग, छठ का जो त्यौहार है वो नदी में मनाया जाता है, तालाब में मनाया जाता है, पोखरा में मनाया जाता है, जो हमारी संस्कृति के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और छठ का त्यौहार जो है वो साफ सफाई का त्यौहार है, गंदगी का त्यौहार नहीं है, और पूरे तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है। मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ये हिंदू विरोधी मानसिकता और पूर्वांचल विरोधी जो मानसिकता है, ये अरविंद केजरीवाल ने 2019 में जो चुनाव हो रहे थे, 2020 में जो विधानसभा का, उसमें पब्लिक फोरम पे उन्होंने बोला कि यूपी बिहार से लोग आते हैं दिल्ली में 500 रुपये का टिकट करा के 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। जबकि इलाज कहाँ कराते हैं? इलाज एम्स में कराते हैं, वो केंद्र सरकार का, भाई आपका तो है नहीं। लेकिन जिस तरह से उनके दिमाग में एक पूर्वांचल के लोगों के प्रति घृणा है, वो समय समय पर उजागर हो जाता है। उन्होंने जो यमुना नदी में छठ होता था उस पर रोक लगा दी। रोक किस बात पे लगा दी? कि यहाँ पे छठ मनाने से प्रदूषण फैलता है। जबकि अरविंद केजरीवाल ने 2014 में बोला कि मैं 2 साल के अंदर यमुना जी की सफाई कर दूंगा। 19 में बोला कि मुझे 2 साल और दे दीजिए, मैं पूरी तरह से यमुना जी को सफाई कर दूंगा। लेकिन आज जब हम 2024 में बैठे हैं, आप जाकर देख लीजिए यमुना जी की स्थिति बद से बदतर है। जैसे पहले थे उससे और गंदी हो गई है यमुना मैया। इन्होंने यमुना जी के सफाई के लिए कुछ नहीं किया। जो केंद्र सरकार ने फंड दिया उसका भी अता पता नहीं है कहाँ चलेगा। लेकिन जो पूर्वांचल की इतनी बड़ी आबादी रहती है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उन्होंने यमुना जी में छठ पर प्रतिबंध लगा दिया। ये कह के प्रतिबंध लगा दिया कि ये गंदगी फैलाती है। जबकि मैं आपको असल मैंने बताता हूँ, छठ का जो त्यौहार है वो स्वच्छता का त्यौहार है। हम जाते हैं, घाट की सफाई करते हैं, अर्घ लेते हैं, पानी के अंदर खड़ा होकर, तो पानी साफ़ होगा तो अर्घ लेगा। आदमी उसमें नहाता है, पूजा करता है, सूर्य भगवान की उपासना करता है, जल की पूजा करता है। ये प्रकृति को जोड़ने का है त्यौहार, प्रकृति को नष्ट करने का या प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का त्यौहार नहीं है, प्रकृति को जोड़ने का त्यौहार है। इसमें अलग अलग लोगों को जोड़ा जाता है। जैसे सूप होता है, वो सूप बनाने वाला कोई और है, जो ईख आता है, ईख किसी के घर से आ रहा है, दूध कहीं से आ रहा है। तो ये सबको जोड़ने का त्यौहार है। और उसको अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो उनकी एक मानसिकता हो गई है पूर्वांचल के लोगों के प्रति, उसको समय समय पर उजागर करते हैं, और उसी के कारण उन्होंने ये छठ पर प्रतिबंध लगा दिया। और जो उनकी जगह जगह पे जो उन्होंने बना दिया है घाट, उस पर आप देखिए, उसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। सरकार से पैसा कुछ आता है और छठ समितियों को पैसा कुछ दिया जाता है। सरकार से जो पैसा आता है उतना पैसा छठ समितियों को नहीं मिलता है। जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात कर देवेश जी। युवा राजनीति के साथ साथ दिल्ली की राजनीति पर भी हमने देवेश जी से जानने की कोशिश की कि वर्तमान में दिल्ली की राजनीति क्या है, अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या काम किए और क्या नहीं किए। छठ पूजा महापर्व को लेकर देवेश तिवारी जी से हमने जानने का प्रयास किया कि छठ पूजा महापर्व क्या है। एक परिपक्व नेता की तरह एक युवा नेता जब बोलता है तो लगता है कि देश का उज्जवल भविष्य कैसा होगा। आज की इस चर्चा में केवल इतना ही। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।